राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि चैप्टर 1 में आपने पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम चैप्टर 2 में बेसिकली जो हमारा मेन फोकस है वो प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है। मतलब जो भी फंडामेंटल्स में आपने स्टडी किया, अब उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में जो भी शुरुआत में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंतर्गत सॉफ्टवेयर है या फिर अभी करेंटली जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हम सारे चीज़ का एक एक करके हम कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लॉजिकली ऑपरेशनली हम इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम सभी को एक एक करके इसमें चर्चा करेंगे। ठीक, तो प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के अंतर्गत आज हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारा आज का प्रथम जो स्लाइड है उससे और देखते हैं कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। पहले इसका इंट्रोडक्टरी एक्चुअली ये है क्या टर्म। तो प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी is a systematic, structured approach to software development that encompasses principles, techniques, and practices used to design, code, test, and maintain software. देखिए इसी 3 लाइन में सारे चीज़ प्रोग्रामिंग का टर्मिनोलॉजी यूज किया गया। एक सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक इसलिए बोलते हैं कोई प्रोग्राम आप जब कोडिंग करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, इसके पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, एक फ्लो चार्ट डायग्राम रेडी करते हैं। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आपको प्रथम नंबर चाहिए, फिर दूसरा नंबर चाहिए, फिर आप सम करते हैं जिसको आप एडिशन बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर है वो भी एक टर्मिनोलॉजी है, कोई इंटीजर होगा। सेकेंड नंबर है वो भी टर्मिनोलॉजी है, कोई इंटीजर होगा। थर्ड जो है सम या एडिशन कर रहा है वो भी कुछ मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो थर्ड में रखना होगा। तो ये जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देख रहे हैं, एक्चुअली इसको कहते हैं एक DFD भी हम डिज़ाइन करते हैं जिसको डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं। और तब एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम मतलब एक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर है। तब हम इसको किस में समाहित करते हैं, तो हम अपने कोडिंग में इसको यूज करते हैं, तब हमारा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है। तो इसलिए इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। और स्ट्रक्चर्ड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जितने भी इसमें डेटा टाइप्स है, रिलेशनल, ऑपरेशनल, एरिथमेटिकल, तो ये सब फंक्शनलिटी उसके होते हैं। जैसे C यूज कर रहे हैं, C++ यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है सबका अपना फंक्शन डिफाइंड होगा, सबका अपना स्ट्रक्चर टाइप होगा। इसलिए इसको टर्मिनोलॉजी में लिया गया कि ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इसमें होता है। इनकम्पासेस प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस यूज टू डिज़ाइन, कोड, टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। और इसमें और क्या क्या होंगे, स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया, फंक्शंस बता दिया। अब कुछ डिज़ाइनिंग, GUI फिस्ट हमें इंटरफेस करने हैं। कोडिंग, अब कोड जब हम कर रहे हैं, जब आप कंपाइलर के थ्रू रन करेंगे तो जितने भी उसमें आप कोडिंग किए हैं, जो भी लाइन बाय लाइन जो है, अगर मान लीजिए इंटरप्रेटर चेक कर रहा है तो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, कंपाइलर उसको चेक कर रहा है, तो सारे कोडिंग के अगर कुछ एरर आ रहा है उसमें तो आपको फिर वो एरर ढूंढ के आपको उसको रेक्टिफाई करना है। तब आप डिबगिंग के माध्यम से आप एक फुल फ्लेज्ड, एक करेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको रन कर सकते हैं और जो भी आपको स्पेसिफिक टास्क है उसको आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये रहा प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। इट सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द इंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एमिंग टू क्रिएट एफिशिएंट, रिलायबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, जैसे सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, रेलवे का जो सॉफ्टवेयर होगा। अब आप सोच सकते हैं हम केवल इंडिया की चर्चा करें, केवल भारत की बात करें, तो जितने भी रेलवे से रिलेटेड जो भी आपके रेलवे स्टेशन आप देखते हैं, आपका टिकटिंग सिस्टम होता है, आप जानते होंगे IRCTC का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे जो है इंटरनल प्रक्रिया होती है, आखिर इसको मैनेज के लिए उसने सॉफ्टवेयर तो डेवलप किया होगा ना। वो निर्माण की जो प्रक्रिया होगा उस सॉफ्टवेयर का, उसके अंतर्गत वो वेल डिज़ाइंड, वेल सिस्टमेटिक, कोडेड और उसको मेंटेन करने के लिए
जो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, सारे चीज़ का यहाँ अहम इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये रहा प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी टाइप। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ की एस्पेक्ट्स हमने रखे हैं। की एस्पेक्ट्स है क्या प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का? कुछ अप्रोचेज एंड पैराडिग्म्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड स्ट्रक्चरिंग सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे 3 प्रोग्रामिंग का हमने अलग अलग डिफाइन किया। एक्चुअली अगर अभी से धीरे धीरे आप पास्ट की ओर चलेंगे तो पता चलेगा अभी हम उप्स लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। मतलब उप्स मेथड करने का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें स्पेसिफिक टास्क के लिए क्लास ऑब्जेक्ट डिफाइंड होते हैं, जो आगे भी आप चैप्टर्स में इसका अध्ययन करेंगे। प्रोसीजरल, इसके पहले बहुत सारे, जैसे अभी हाई लेवल लैंग्वेज चल रहा है, उसके पहले लो, कुछ मिडिल लेवल लैंग्वेज भी चले। तो टाइम के अनुसार जो चेंजेज आया उसी को पहले हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते थे, फिर प्रोसीजरल आया, अभी हम उप्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। फिर डेवलपमेंट मॉडल से एक हमने टॉपिक लिया है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स लाइक एजाइल, स्क्रम, डेवऑप्स एंड वाटरफॉल दैट गाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर क्रिएशंस। अभी ये जितने भी एडवांस वर्जन्स होते हैं उसमें जैसे एक एजाइल मेथड, जैसे आप जानते हैं जो भी फंक्शनल जो भी उसमें टर्म्स यूज होते हैं प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के लिए, जो ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है, क्लास का निर्माण होता है, एक SDLC मेथड कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उस लाइफ साइकिल के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर का जो सिस्टमेटिक जो प्रोसेस होगा, हर प्रोसेस को कैटेगराइज किया गया। और उसी कैटेगराइज में एक हमने जैसे एग्जांपल लिया वाटरफॉल मॉडल, आपको स्पाइडर मॉडल, ये सब आपने फंडामेंटल्स के पहले आप देखे होंगे क्लास 9-10 में भी इसका थोड़ा कंसेप्ट है। तो ये सारे चीज़ एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जो डेवलपमेंट मॉडल्स को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप और भी कुछ इसके की एस्पेक्ट है, जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमने लिया टेक्निक्स फॉर इंश्योरिंग हाई क्वालिटी कोड इंक्लूडिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड कोड डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना होता है। जो फेजेस होते हैं SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंतर्गत, हम डिफरेंट फेजेस को उसका DFD निर्माण करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, फिर उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसमें कौन कौन डेटा टाइप्स यूज होंगे वो मॉडलिंग हम डिज़ाइन करते हैं। तो एक मॉड्यूलर बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तब जाके एक हमारा फाइनल डॉक्यूमेंटेशन रेडी होता है, तब जाके हम उसको कोडिंग करते हैं। तो ये कहा जाता है एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ये मॉड्यूलर जो प्रोग्रामिंग है, ये काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड टर्निंग देम इनटू एफिशिएंट फंक्शनल कोड। जितने भी कोड आप यूज कर रहे हैं उसको डिफरेंट मॉड्यूलर वेज में, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर निर्माण कर रहे हैं, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम करने हैं, उसके अंतर्गत एक डिज़ाइनिंग का टीम होगा, एक जो कोडिंग करता होगा, डेवलपमेंट का अलग उसके कुछ टीम्स होंगे, उसको टेस्टिंग करने के लिए अलग टीम्स होंगे। तो ये सारे जो अलग अलग टीम आप देख रहे हैं, ये अलग अलग कैटेगराइजेशन के अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंतर्गत डिफरेंट सारे सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोजेक्ट चलते होंगे और डिफरेंट टीम्स उसको हैंडल्स करती होगी, और प्रत्येक टीम के अंतर्गत बहुत सारे, लेट से कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो 6, 7, 10 आदमी उसके अंतर्गत काम कर रहे होंगे। कोई डिज़ाइन जो हमने अभी तुरंत डिस्कस किया, कोई डेवलपमेंट, कोई टेस्टिंग। तो सारे ये सभी चीज़ें जो देख रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम कोडिंग को एफिशिएंट मैनर में डेवलप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कुछ कॉमन मेथोडोलॉजी हमने लिया, जैसे अभी आपको हमने बताया SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे वाटरफॉल एक कहते हैं कि मॉडल है, जैसे आपको हमने बताया वाटरफॉल हुआ, स्पाइडर मॉडल, एजाइल, ये सभी जो है मॉडल है। किसी भी मॉडल को हम उसके जो भी इंटरनल जो पार्ट होते हैं, डिफरेंट जो फेजेस होते हैं, हम किसी एक मॉडल को यूज करके उसके फेजेस के अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को
बना सकते हैं, उसमें मेंशन करके उसके डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल लिया। वाटरफॉल मॉडल में क्या क्या हो सकता है, जैसे पहला देखिए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, आप उसको डेवलप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे कि एक्चुअली हमें रिक्वायरमेंट जो है क्या क्या आ रहा है। लेट से कोई क्लाइंट जो है कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाह रहा है, ठीक, एक सिंपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम बोल सकते हैं, और उसका अपना एक स्कूल है, उसमें स्कूल्स होंगे, स्कूल के अंतर्गत स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होंगे, तो मेनली जो है जैसे स्टूडेंट का एक मॉडल होगा, पेरेंट्स का एक मॉडल होगा, टीचर का एक मॉडल होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होंगे, एक एकेडमिक पार्ट होंगे। तो ये सारा चीज़ जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ, क्योंकि विदाउट रिक्वायरमेंट गैदरिंग किए हुए हम डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ, फिर एनालिसिस करने का मतलब कौन सा पार्ट जो है किस मॉड्यूल के अंतर्गत हम डेवलप करेंगे, ये भी पहले ही एनालिसिस कर लेना है कि टीचर मॉड्यूल के लिए क्या क्या डेटा टाइप्स यूज होंगे, क्या क्या फंक्शंस यूज होंगे, पेरेंट मॉड्यूल के लिए क्या होंगे, उसी तरह टीचर के लिए, स्टूडेंट, तो सबका अलग अलग जो है एनालिसिस करके हम डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट मॉड्यूलर वे में उसको डिफाइन कर सकते हैं। तब हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन मतलब अब देखिए दो पार्ट होते हैं, एक तो बैकग्राउंड का पार्ट हुआ जो बैकएंड से डेवलपमेंट टीम उसको कोडिंग करेगी, कहाँ फंक्शंस कौन सा रन कर रहा है, और एक होगा जीयूआई इंटरफेस, जैसे क्लाइंट को हमने सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दे दिया, अब उसको जीयूआई फेज में सारे चीज़ वहाँ लिखे रहेंगे, टीचर पे क्लिक करेगा, उससे लॉगिन आईडी जो भी होगा बैकएंड टीम उसको प्रोवाइड कर देगी, और तब वो लॉगिन करके डिफरेंट फेजेस डिफरेंट मॉड्यूल्स जो होंगे उसको यूज कर सकता है। तो एक तो जीयूआई फेज जिसको फ्रंट एंड बोल सकते हैं वो क्लाइंट को मिल गया, और एक बैकएंड जो बैकएंड डेवलपमेंट टीम होगी वो सारा कोड जो है वो रन करती होगी। तो इस तरह से डिज़ाइन फेजेज में प्रक्रिया आएगी। एक कोडिंग अभी हमने बताया, फिर टेस्टिंग आती है। जब आप डिज़ाइन करके कोडिंग करते हैं तब उसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे डेमो वर्जन जो है एक हमने लॉन्च कर दिया, उसका फीडबैक जो है बहुत सारे जो भी हम यूज़र को हम प्रोवाइड करेंगे, यूज़र के माध्यम से हमें डिफरेंट फीडबैक्स आएंगे कि कहाँ कहाँ और भी इसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं कोडिंग को, ताकि और भी सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करे। तो उसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट का भी बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, आप सुने होंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, वाइट बॉक्स का भी टेस्टिंग होता है। तो ये सब टेस्टिंग का भी फेजेज है। आजकल ऑटोमेशन टेस्टिंग भी होती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग मतलब डिफरेंट फेजेस बने हुए हैं, हम उसको अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ उसमें एरर आ रही है, कहाँ कहाँ उसमें रेक्टिफाई होगी, हम मॉड्यूल बेस में जो है वो देख सकते हैं, तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं, विद इन मिनट्स या विद इन जो भी सेकेंड्स है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तब फाइनल जब टेस्टिंग हो जाता है तब रेक्टिफाई करके वो ऑपरेशनल होता है। ऑपरेशनल मतलब अब हम क्लाइंट को दे सकते हैं, वो क्लाइंट जो है उस सॉफ्टवेयर को अच्छी से यूज कर सकता है। तो ये जो है कॉमन मेथडोलॉजी हुआ फ्रॉम इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर ऑपरेशन। तो ये रहा वाटरफॉल मॉड्यूल का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ एजाइल मेथड लिया। अभी देखिए मॉड्यूलर मॉडल बेस्ड में अलग अलग फेजेज हो सकते हैं, काम सबका एक है, उद्देश्य सबका एक ही है, लेकिन कुछ में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, हो सकता है कि कुछ में जो हमने जैसे अभी एजाइल डेवलपमेंट लिया उससे कम फीचर आपको वाटरफॉल जो मॉडल है उसमें आपको मिलेगा। एजाइल डेवलपमेंट में क्या होता है, कहते हैं कि डिफरेंट फेजेज एक साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब वाटरफॉल में क्या था, एक एंड होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है। अब इसलिए बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल जो है कॉस्ट एनालिसिस भी उसमें ज़्यादा, कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगता है वाटरफॉल मॉडल को अगर हम यूज करें तो। एजाइल में कम लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, इटरेशन की जो प्रक्रिया होती है कि एक के बाद एक साइमल्टेनियसली हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड इटरेटिव फ्लेक्सिबल अप्रोच फोकसिंग ऑन कोलाबोरेशन, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड रैपिड डिलीवरी। मतलब इसका डिलीवरी जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो भी कम टाइम ड्यूरेशन में हम एजाइल डेवलपमेंट के अंतर्गत किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं। आप देखेंगे जो पहला हमने बताया था आपको वाटरफॉल मॉड्यूल, सेम टू सेम इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमने देखे होंगे यहाँ पे बॉक्स में हमने लिखे हैं। आप डिफरेंट बॉक्स को एक बार उसको रीड करेंगे तो पता चल जाएगा, चूँकि सभी जो है इंग्लिश के ही वर्ड्स है, आप समझ सकते हैं। जैसे एक है डेमो रिलीज, अभी आपको हमने
वाटरफॉल मॉड्यूल में एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था कि जब टेस्टिंग जब करते हैं तो यूज़र को एक डेमो वर्जन दे दिया जाता है क्लाइंट को, ताकि वो टेस्ट कर सके कि वेदर ये काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है एजाइल डेवलपमेंट के अंतर्गत कुछ फीचर्स और भी एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये रहा हमारा एजाइल का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें उप्स क्या है, अब देखिए उप्स क्या है। अभी जो है करंटली चल रहा है, कहते हैं उप्स का ज़्यादा वैल्यू है। अभी जो हाई लेवल लैंग्वेजेज है, जो भी आप पाइथन यूज़ करते हैं या ओपन सोर्स जैसे PHP वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसके साथ डेटाबेस जैसे MySQL यूज करते हैं क्यूरी फंक्शंस के लिए, तो ये सारे चीज़ को उप्स कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है जिसके अंतर्गत डिफरेंट फेज में डिफरेंट मॉड्यूल्स एक साथ काम करते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे आप टेबल निर्माण करते हैं डेटाबेस के लिए, जैसे एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए आपके स्कूल में एक ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है ऑलरेडी चल रहा है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च की। अब आप उसमें देखते होंगे जैसे डिफरेंट फेजेस के लिए डिफरेंट ऑथराइजेशन एक्सेस भी बना हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ने लॉन्च की तो एक स्टेट लेवल का एक्सेस है जहाँ से सभी चीज़ मॉनिटरिंग होती होगी पूरे ऑल ओवर, जैसे बिहार का एग्जांपल ले तो पूरे बिहार का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो डिस्ट्रिक्ट जो है उसके जो ऑथराइजेशन जो भी होंगे, जैसे आपके DOs वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, वो पूरे अपने ज़िले का ही केवल ऑथराइजेशन एक्सेस ले सकते हैं, वो दूसरे ज़िले का नहीं चेक कर सकते हैं, कुछ डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आपके ब्लॉक पे आएंगे तो उस ब्लॉक में जो ऑथराइजेशन जिसको पावर मिला होगा वही BOs वगैरह जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं वो उसको मेंटेन करते होंगे। आपके स्कूल में स्कूल के जो HM प्रिंसिपल्स होते होंगे वो अपने ही स्कूल का सारा चीज़ डेटा मैनेज कर सकते हैं, वो चाहेंगे दूसरे स्कूल का तो विदाउट यूजर परमिशंस वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबका एक एक्सेस लेवल बना हुआ। फिर स्टूडेंट, आप जानते होंगे स्कूल के अंदर जो टीचर होंगे, टीचर का भी यूजर एक्सेस दिया गया है कि वो अपने टीचर का जो भी मॉड्यूल है उसको एज पर एक्सेस के थ्रू, ऑथराइजेशंस के थ्रू वो अपना ही मॉड्यूल यूज कर सकता है। तो सारे का एक्सेस जो है ऑथराइजेशन वहाँ बना हुआ है। आप विदाउट परमिशन जो आपके कहते हैं ऊपर के जो ऑफिसर्स होंगे उन उससे जब तक परमिशंस आप नहीं लेंगे, जब तक आपको यूजर एक्सेस नहीं मिलेगा, आप दूसरे किसी भी ऑथराइजेशन एक्सेस टूल को यूज करके उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि अभी जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होते हैं वो उप्स से रिलेटेड होते हैं। उप्स करने का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट फेजेस के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज करके, स्टूडेंट है तो उसका एक टेबल बनाया गया, टीचर है उसका टेबल बनाया गया। अब स्टूडेंट टेबल के अंतर्गत भी स्टूडेंट का नेम, उसका ID, उसके पेरेंट्स का नेम, उसका क्लास, रोल नंबर, तो सारे जो है एट्रीब्यूट्स रूप में वहाँ डिफाइन होंगे और सारे एट्रीब्यूट्स का एक रिकॉर्ड होगा। अगर एक स्कूल में अगर लेट से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड होगा जो आप SQL के माध्यम से, उसको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के माध्यम से सारे बैकएंड जो टीम होगी जो डेवलप की होगी उसको अपडेट रखता होगा। तो ये सारे जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये कुछ क्लासेस में डिफाइन होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन होंगे, कुछ फंक्शंस में डिफाइन होंगे। तो ये सब चीज़ प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। ठीक वही हमने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रक्चर्स कोड अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स रेदर देन फंक्शंस यूजिंग प्रिंसिपल्स लाइक इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस क्लास 10 में थोड़ा सा इसका सेंस आप देखे होंगे, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इनहेरिटेंस मतलब कहने का कि एक क्लास में जो डिफाइन है, आप जानते हैं कि एक स्कूल में जो टीचर को मॉड्यूल मिल गया होगा, दूसरे स्कूल में दूसरे टीचर को उसी मॉड्यूल पे काम करना होता है, बस टीचर का नेम चेंज है, मॉड्यूल सेम है। आप एक जिला में जो DO जो है अपने ज़िला के अंतर्गत जो काम को देखते होंगे ई शिक्षा को, उसके अंतर्गत दूसरे भी ज़िला में काम सेम ही है, केवल वहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज हुआ, उस DO का नेम चेंज हुआ होगा, वहाँ के टीचरों का नेम चेंज हुआ होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स का वहाँ रिकॉर्ड चेंज हुआ, बट डेटा का जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो सभी ज़िलों के लिए समान है। कहने का मतलब ये कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया, हम उसी प्लेटफॉर्म को इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं ये रीयूजिबिलिटी कन्फर्म्ड होते हैं। रीयूजिबिलिटी कहने का मतलब सेम डेटा को हम दोबारा यूज कर लेते हैं।
मतलब केवल नेमिंग चेंज है और कुछ नहीं है, डेटाबेस सब जो है बैकएंड का काम सेम है, इसलिए कहते हैं इनहेरिटेंस की भी रहती है। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म भी मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें एक ओवर राइडिंग होते हैं और ओवर राइडिंग करने का मतलब सेम फंक्शन। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब कोई नाम हमने लिया राम, RAM, ठीक, और एक दूसरा नाम लिया हमने श्याम, या फिर ऐसा करते हैं जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है राम कुमार, RAM फर्स्ट नेम, KUMAR सेकेंड नेम, और एक दूसरा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 2 नंबर को ऐड करना है। जैसे एक कहते हैं कि 10 हमने डिजिट लिया और एक 15 लिया, तो 10 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो 25 आया, और राम और कुमार को ऐड करते हैं। आप कहिएगा राम कुमार को ऐड क्यों करेंगे, तो याद रखिएगा प्रोग्रामिंग में जब वहाँ पे आप देखते होंगे, मान लीजिए ई शिक्षा कोश है, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम, या कोई भी अलग अगर पोर्टल हो जहाँ पे आपका लिखा होगा कि फर्स्ट नेम सेकेंड नेम, तो आपको पता होना चाहिए एक फुल नेम के लिए फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम या लास्ट नेम जो भी वहाँ पे रहता हो उसको जोड़ा जाता है। तो जो राम है वो स्ट्रिंग है, करेक्टर है, कुमार भी स्ट्रिंग है, करेक्टर है, तो राम और कुमार को जोड़े तो बना राम कुमार। दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप या करेक्टर बेस्ड। लेकिन वही चीज़ 10 और 15 को जोड़े तो वहाँ पे एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट काम किया, मतलब ऑपरेशन आया प्लस का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, तब वो 25 हुआ। तो फंक्शन वहाँ भी जोड़ है, 10 में 15 जोड़ रहा है और राम में कुमार भी जोड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग मॉड्यूल चल रहे हैं लेकिन काम जो है सेम, किसका, जोड़ने का। पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग भी सेम ही चीज़ होती है, मतलब काम एक चीज़ का लेकिन फंक्शंस 2 अलग अलग डिफाइंड है, इसलिए पॉलीफॉर्म मतलब एक फॉर्म और एक से ज़्यादा काम, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट है। इसमें इनकैप्सुलेशन की भी प्रक्रिया होती है, जो क्लास वाइज क्लास हम फीचर्स यूज करते हैं। इनहेरिटेंस आपको हमने बताया, क्लासेज आपको हमने बता दिया, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वही हमने स्टूडेंट लिया, टीचर्स लिया, पेरेंट्स लिया, ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको बता दिया। तो ये UPS का कंसेप्ट है, इसके बारे में और भी अच्छे से आप डिफरेंट स्लाइड्स में भी हम चर्चा करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में भी चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 में भी जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कराएंगे तो वहाँ भी UPS का कंसेप्ट मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं और भी हमने क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया। यहाँ पे मॉड्यूलर अभी हम पिछले कई स्लाइड से बताते आ रहे हैं, जो भी अभी चल रहा है मॉड्यूलर वे में चल रहा है। तो द मॉड्यूलर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग इज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स वेयर ए कम्प्लेक्स प्रोग्राम is broken down into a smaller independent and interchangeable parts called modules। मतलब ये एक ऐसा टेक्निक है जो एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम को, एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल में विभक्त कर देते हैं। बस आप केवल इतना ध्यान रखें कि जहाँ भी मॉड्यूलर अप्रोच का कंसेप्ट आए, मतलब एक बड़े, एक जटिल, एक कम्प्लेक्स टास्क को अगर छोटे छोटे मॉड्यूल में हम विभक्त कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मॉड्यूलर अप्रोच का कंसेप्ट आता है। तो ईच मॉड्यूल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क एंड कैन बी डेवलप, टेस्टेड एंड मेंटेन इन आइसोलेशन। मतलब जितने भी मॉड्यूल है सबको एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है और सभी टास्क जो है डिफरेंट मॉड्यूल के हिसाब से डेवलप किए जाएंगे, टेस्टेड किए जाएंगे और एक अपने स्पेसिफिक मैनर में सभी कुछ मेंटेन होंगे। तो ये रहा मॉड्यूलर अप्रोच। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं मॉड्यूलर अप्रोच में एक कुछ कोर प्रिंसिपल्स हमने लिया है। द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडल प्रोग्रामिंग रिलाइज ऑन सेवरल की प्रिंसिपल्स। किस क्या क्या प्रिंसिपल्स है, जैसे हाई कोहेशन, elements within a module should be closely related and work together towards a single focused goal. This is often tied to the single responsibility principle. हाई कोहेशन का मतलब देखिए एक मॉड्यूल दूसरे से जुड़ाव रहता है। जुड़ाव करने का मतलब एक कोई मॉड्यूल चल रहा है, दूसरा भी मॉड्यूल चल रहा है, तो एक दूसरे में डेटा की कनेक्टिविटी होगी थ्रू फंक्शंस, थ्रू ए स्ट्रक्चर, इसलिए कहते हैं कोहेसिव। ऐसे भी कोहेसिव का मतलब आप समझ सकते होंगे, एक चिपकना का सेंस आता है। बट चूँकि हम कोडिंग का, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो हाई कोहेशंस करने का मतलब एक फंक्शंस, एक स्ट्रक्चर दूसरे मॉड्यूल के दूसरे फंक्शन से, दूसरे स्ट्रक्चर से कोहेशन वहाँ पे हो सकता है। तो ये हाई कोहेशन का एक टर्म हमने यहाँ पे डिफाइन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
और देखते हैं इस स्लाइड में लूज कपलिंग लिया। लूज कपलिंग करने का मतलब मॉड्यूल शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू सिंपल वेल डिफाइंड इंटरफेसेस एपीआई। देखिए एपीआई का अहम योगदान है। एपीआई करने का मतलब अगर एक मॉड्यूल डिज़ाइन कर रहे हैं और दूसरे मॉड्यूल में जो फीचर है अगर हमें मॉड्यूल 1 में भी यूटिलाइज करने हैं, मतलब किसी दूसरे मॉड्यूल से किसी फीचर्स को हमने वहाँ से उठाया है या उठाने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो वो एपीआई का सेंस आएगा। मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक दूसरे मॉड्यूल में बना हुआ है और वहाँ से हम कोडिंग के माध्यम से उसको कॉल कर लेंगे प्रथम जो हमारा मॉड्यूल है उसमें, या फिर दूसरे मॉड्यूल में अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ भी एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो ये सब कपलिंग का सेंस आता है। तो यहाँ पे लूज कपलिंग कहने का मतलब ये कि डिफरेंट फीचर जैसे जो भी एपीआईज है उसको विदाउट नीडिंग टू नो द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ अदर मॉड्यूल, मतलब बिना जाने हुए कि प्रथम मॉड्यूल में किस डिज़ाइन के अंतर्गत कोई चीज़ वर्क कर रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर दूसरे में हम कोई एपीआई कोई फीचर यूज कर रहे हैं हम वहाँ कोडिंग के माध्यम से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस मिनिमाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अदर्स। मतलब ये मिनिमाइजेज करने का मतलब आप क्या करेंगे, जो टाइम एनालिसिस होता है, जो कॉस्ट एनालिसिस होता है, ये आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा जब आप एक फीचर दूसरे में मॉड्यूल में अगर आप यूज कर रहे होते हैं। इसलिए ये मिनिमाइज का सेंस है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे आप कह सकते हैं छुपा लेना। छुपा लेना करने का मतलब कोई चीज़ विजिबल नहीं है। जैसे एक क्लास का फीचर दूसरे क्लास में हमने ले आया, वहाँ पे भले ही मतलब आप विजुअल रूप में स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं या कोडिंग जो कर रहे हैं वहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, बट बैकएंड में ऑलरेडी वो एब्स्ट्रैक्शन की कहते हैं सेंस आता है, प्रक्रिया चलते रहती है। मॉड्यूल्स हाइड देयर इंटरनल कम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपोज ओनली द नेसेसरी फीचर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मेकिंग देम ईजियर टू यूज एंड मैनेज। वही चीज़ है हाइडिंग। अगर आपको ध्यान में है, हाइडिंग करने का मतलब कुछ ऐसे कोड जो हमें छुपा लेना है। वहाँ पे छुपाएंगे कैसे, तो जब भी क्लास हम क्रिएट करते हैं एक क्लास का फीचर दूसरे क्लास के फीचर्स में हम, आप देखे होंगे वहाँ पे सुपर क्लास, जैसे आगे भी आप पढ़ेंगे या 10th में भी आपने पढ़ा होगा कुछ उसके कंसेप्ट में, सुपर क्लास होते हैं, ठीक ना, पेरेंट क्लास होते हैं। तो पेरेंट क्लास का फीचर्स हम किसी क्लास में यूज कर लिए, तो ये सब चीज़ जो है एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। उसी तरह इंफॉर्मेशन हाइडिंग लगभग सेम है, मिलता जुलता। एब्स्ट्रैक्शन से द इंटरनल वर्किंग्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉड्यूल आर केप्ट प्राइवेट। कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए प्राइवेट रख लिए, मतलब उसके फीचर्स को कोई दूसरा मॉड्यूल यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी प्राइवेट मोड लगाते हैं। कहीं प्रोटेक्टेड मोड लगाते हैं, मतलब 1 से 2 क्लास हम दे देंगे कि वही क्लास यूज कर सकता है, तभी प्रोटेक्टेड लगाएंगे। या फिर पब्लिकली हम यूज कर रहे हैं तो कोई भी मॉड्यूल उसको तुरंत कॉल कर लेगा, वहाँ से फीचर जो है उठा के मतलब जो भी है वो यूज कर सकता है। विच प्रिवेंट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम रिलाइंग ऑन देम एंड मेक्स द सिस्टम मोर रोबस्ट टू चेंज। जब डेटा कोई प्राइवेट रहेगा तो वहाँ से हम डेटा जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी डेटा प्राइवेट होगा हम वहाँ से किसी भी मॉड्यूल में उस डेटा को यूज नहीं कर सकते। मतलब ये एक रिलायबल है और एंड मेक्स द सिस्टम मोर रोबस्ट टू चेंज। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कोडिंग हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, इसलिए इसको रोबस्ट प्रोग्रामिंग भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं मॉड्यूलर अप्रोच में कुछ एडवांटेजेस। एडॉप्टिंग ए मॉड्यूलर मेथोडोलॉजी ऑफरिंग न्यूमेरियस बेनिफिट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या क्या इसके बेनिफिट्स है? ईजियर मेंटेनेंस। देखिए जैसे UPS का कॉन्सेप्ट आएगा मेंटेन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा चूँकि प्रोग्रामिंग मॉड्यूल बेस में किया गया है। चेंजेस और वर्क फिक्सेस कैन बी आइसोलेटेड विद इन ए सिंगल मॉड्यूल, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड consequences इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। मतलब मेंटेन करना ईजी हो जाएगा सभी मॉड्यूल में। ऐसा नहीं कि एक मॉड्यूल को ही हम ईजी वे में मेंटेन कर सकते हैं, सभी स्पेसिफिक मॉड्यूल को हम ईजियर वे में मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं।
कोड रीयूजेबिलिटी हमने बताया था, चूंकि मॉड्यूल में ये विभक्त है तो एक क्लास का फीचर दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कोडिंग यहाँ पे जो है वो रीयूज हम कर सकते हैं। मॉड्यूल्स डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस द डिफरेंट प्रोजेक्ट, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। अगर रीयूज कर रहे हैं कोड को तो हमारा टाइम भी बचता है, हमारा जो एफर्ट वहाँ पे लगता है वो भी कम रिड्यूस्ड होता है। तो ये दोनों के लिए हमारा कोड रीयूजेबिलिटी जो फीचर्स है वो एक ऐसा फैक्ट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंस वहाँ पे प्रदान करता है और हमारा SDLC जो लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं वो काफ़ी परिपूर्ण होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा इसके एडवांटेजेज है, जैसे सिंप्लीफाइड टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब जैसे अभी हमने आपको चर्चा किया, कुछ स्लाइड्स पहले भी हमने चर्चा किया था कि जब टेस्टिंग फेज़ में आता है तो डीबग भी किया जाता है। टेस्टिंग करने का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो गया, डेमो वर्जन हमने दिया तो कोड जो है चेक होता है कि वेदर उसमें कोई बग्स है या नहीं, या कुछ और उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। अगर अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं तो टेस्ट करने के लिए भी हमारा एफर्ट कम पड़ेगा। टेस्ट में क्या क्या आ सकता है, हमने बहुत सारे टेस्ट का फीचर्स भी बताया था। यहाँ पे एक यूनिट टेस्टिंग है, ये भी एक ऑटोमेशन टूल्स के जरिए हम यूज कर सकते हैं टू मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स। किसी भी एरर को फिक्स करने के लिए या एरर कहाँ है इसको ढूंढने के लिए भी हमारा जो ये मॉड्यूलर वे में प्रोग्रामिंग जो UPS का है वो काफ़ी ईजी मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। एफिशिएंट टीम वर्क, मल्टीपल डेवलपर्स और टीम्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड concurrently without interfering with each other's resources। कहने का मतलब हमने आपको बताया था कि अगर एक प्रोग्राम करने के लिए 10 मॉड्यूल अलग अलग डिज़ाइन है तो एक मॉड्यूल पे कुछ पर्सन्स लगे हुए हैं। लेट से 2 पर्सन एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, दूसरे मॉड्यूल पे हमारा 2 पर्सन काम कर रहे हैं, फिर तीसरे पे। तो अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग टेस्ट जो है अलग अलग आदमी कर सकता है। तो एक टाइम में हमारा 10 जगह काम चल रहा होता है, इसलिए एफर्ट भी कम और टाइम भी कंज्यूम वहाँ पे हमारा कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में हमने यहाँ मेंशन किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इम्प्लीमेंट मॉड्यूलरिटी इन वेरियस वेज। किस वे में यूज होता है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया सी का। सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी यूजेज हेडर फाइल्स। आप देखते होंगे जैसे आप C++ वगैरह यूज करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं #studio.conio.h करके, या हेडर फाइल है तो .h रहता है। ये सब जो .h देख रहे हैं इसको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। मतलब जैसे ही .h लगाए तो C का जो कंपाइलर होगा वो पूरे C का मॉड्यूलर वे को वहाँ से रीड कर लेगा कि आप नेक्स्ट फेज में उसी C के उसी कंपाइलर के अंतर्गत जितने भी फंक्शन स्ट्रक्चर होंगे उसको डिफाइन करेंगे। तो ये हेडर फाइल्स किस लिए, तो फॉर डिक्लेरेशन एंड सेपरेट सोर्स फाइल्स। मतलब जितने भी लाइब्रेरीज फाइल्स होंगे, आप जानते होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट हमने अभी आपको बताया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या है, जितने भी हेडर फाइल्स होते हैं, हेडर फाइल्स करने का मतलब आप C लैंग्वेज देखते हैं, आप पाइथन देखते हैं, आप जावा देखते हैं, सभी में हेडर फाइल्स यूज होते हैं। उस हेडर फाइल्स में क्या होते हैं, जितना भी फंक्शन से रिलेटेड, जितने भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये जितने भी सारे चीज़ होते हैं सभी फाइल्स के अंदर मैनिपुलेट होते हैं। और ये मैनिपुलेशन ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे इंटायर प्रोग्राम को, इंटायर कोडिंग सिस्टम को रीड करता है। इसलिए कहा गया है इसमें जो क्लास होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, सारे डिफाइंड होते हैं। तो इसलिए इसको एक कह सकते हैं कि एक फुल फ्लेज में एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मॉड्यूलरिटी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जितने भी .c हो या .h फाइल्स हो, सभी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक फुल फ्लेज बनाता है। और इस स्लाइड में जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया, अभी आपको हमने बताया जैसे C का उदाहरण लिया, उसमें .h भी था, .c भी फाइल्स था। बहुत सारे ऐसे हाई लेवल लैंग्वेजेज है, जैसे हम करेंटली यूज करते हैं क्या, जैसे जावा यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, C++ यूज कर रहे हैं। तो एक जावा का हमने यहाँ पे उदाहरण लिया कि जावा यूटिलाइजेज पैकेजेज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेज एंड इंटरफेसेज एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, अभी आपको हमने बताया था डिफरेंट स्लाइड्स में भी कि डेटा जो है कुछ हम प्राइवेट मोड में रख सकते हैं। मतलब मॉड्यूलर वे में
एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा को रीयूज करने के लिए, सेम फीचर्स यूटिलाइज करने के लिए हम डेटा को पब्लिकली भी वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हमें किसी दूसरे को एक्सेस नहीं देना है दूसरे क्लास को, तो डेटा को प्राइवेट भी रख सकते हैं। तो ये जो कोड का रीयूजेबिलिटी है, एक्सेस का रीयूजेबिलिटी है, एक्सेस करने का मतलब वही एक्सेस मॉडिफायर्स यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट हमने मेंशन किया, तो जावा भी यूटिलाइज करता है। और सेम हमने यहाँ पे जैसे लिया कि पाइथन यूजेज मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस विच कैन बी इंपोर्टेड यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। आप देखते होंगे पाइथन जब प्रोग्राम जो है सिंपल, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप 10th में भी पाइथन का कंसेप्ट है, आप कमांड वहाँ पे लिखते होंगे, तो किसी भी फाइल को कॉल करने के लिए IMPOT इम्पोर्ट नाम का वहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं। वो इम्पोर्ट क्या है, तो जितने भी उसके अंदर लाइब्रेरी फाइल्स होंगे उसको वो रीड करता है, रीड करने के बाद ही आपको अलाउ करता है कोडिंग करने के लिए। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 वर्जन है। हम नेक्स्ट पार्ट में और भी अलग अलग फीचर्स और अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करके हम वहाँ पे आपको स्टडी जो है आप कर सकते हैं उसका। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।